नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम टू एमएसएल स्टेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को बेहतर लेवल से, शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर यानी कि जैव पराक्रम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने आज की इस क्लास के अंतर्गत लिया है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके 20 अंक पक्के हो जाएंगे, ये मैं गारंटी अपने आप से ले सकता हूं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th से रिलेटेड क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और फ्री में नोट्स, पीडीएफ सभी प्रकार के फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है 2026 की बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, 95 प्लस अंक लेकर आना, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, अगर मैं अपने बारे में, खुद के बारे में बताना चाहूँ तो जैसा कि मैंने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2023 की एग्जामिनेशन में 97 अंक प्राप्त किया था और स्टेट में 7वीं रैंक हासिल किया था। तो इसी प्रकार से यदि आप भी पढ़ाई करते हो तो आप भी स्टेट में रैंक लाओगे, और ये चैनल जो है आपकी फुल मदद करेगा स्टेट में रैंक दिलाने के लिए। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में पित्त रस कहाँ बनता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर बेटा, हर एक क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिया है। हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, और हर एक क्वेश्चनों को हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ को आपको नोट करनी है कॉपी में बाकायदे। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले भी टिक लगा लिया है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में पित्त रस कहाँ बनता है, तो सबसे पहले पित्त रस की बात करते हैं। तो मानव में पित्त रस कहाँ बनता है, तो पित्त रस जो है मानव में यकृत में बनता है। यकृत कहें यानी कि यकृत को ही दूसरे नाम से कहा जाता है बेटा लीवर। लीवर क्या होता है, यानी कि यकृत। यकृत में क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है, ये यकृत जो होता है वो धीरे धीरे पित्त रस का निर्माण करता है और पित्त रस यहीं पर स्टोर होता है। तो इस तरीके से बात किया जाए कि पित्त रस कहाँ बनता है, तो पित्त रस जो है वो यकृत में बनता है। अगर दूसरा ऑप्शन बेटा दिया होता लीवर, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो लीवर भी हो सकता था। मैं आपको पिछले 5 वर्षों के एनालिसिस के पश्चात मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैंने ऑफलाइन कोचिंग में भी बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाया है कि बच्चों को स्टेट में रैंक दिलाई है। और चाहे वो 7वीं रैंक हो, चाहे वो 5वीं रैंक हो, यहाँ तक कि मैंने 3री रैंक भी दिलाई है इसी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग के अंतर्गत। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना चैनल खोलकर बच्चों को ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को स्टेट में रैंक दिलाया जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि हर एक क्वेश्चन को एग्जाम से रिलेटेड ऐसी तैयारी कराएंगे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस स्कोर, बस एक बार आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए और आज की इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं वो हर एक क्लासेस जो हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर एक क्लासेस से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यकृत जो होता है उसे ही लीवर कहा जाता है। यकृत का क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये होता है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में यकृत आप यदि पढ़ लेते हैं और लीवर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीवर यहाँ पर इसका दूसरा नाम हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे मार्क्स गंवा देते हैं। ये मैंने ऑफलाइन कोचिंग के अंतर्गत भी ऑब्जर्व किया है और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन में पूछा गया था। 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कैसे आया था, समझो यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने नोट किया है कि मनुष्य में कुल कितने हृदय कक्ष होते हैं, और ये 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मैं एनालिसिस से बता रहा हूँ, 2022 की बोर्ड एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मानव हृदय में, हृदय की बात किया जाए और मानव हृदय में कक्षों की बात किया जाए, तो मानव हृदय के जो कक्ष होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं। कैसे कक्ष होते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझो, यहाँ पर मानव हृदय का डायग्राम मैंने लिया है। ये मानव हृदय का जो डायग्राम है, इस मानव हृदय के डायग्राम को मैंने 4 भागों में यदि बांट दिया, और ये हो गया फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकंड भाग, ये हो गया थर्ड भाग, ये है फोर्थ भाग। तो इस तरीके से मानव हृदय के 4 भाग होते हैं। यहाँ पर ये पहला भाग है, और दूसरा भाग है, और तीसरा भाग, और इसी प्रकार से 4 भाग होते हैं। और यही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछा जा रहा था कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो वो 4 होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दिया डायग्राम के बेसिस पर, ताकि आप इस क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप समझ सकें इस क्वेश्चन को। और इसके मैं पार्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के डायरेक्ट प्रिपरेशन कराई जाती है, मतलब कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो ही सवाल बताया जाएगा, वो ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर सब हर एक चीज़ को डायग्राम के माध्यम से लिया है। हर एक चीज़ों को मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है, और हर एक चीज़ों को बाकायदे पीडीएफ की मदद से नोट किया है। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पित्तरस कहाँ संचित होता है। तो बेटा बात करें कि पित्तरस, तो पित्तरस के बारे में मैंने आपको बताया था कि पित्तरस जो होता है वो यकृत से स्रावित होता है, मतलब कि पित्तरस जो होता है वो यकृत में बनता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात किया गया है कि पित्तरस संचित कहाँ होता है, तो पित्तरस जो होता है वो संचित होता है पित्ताशय में। बेटा यहाँ पर पित्ताशय होगा कहाँ? पित्ताशय ये जो छोटा सा नजर आ रहा है, ये पित्ताशय यही होता है, और इसी पित्ताशय में पित्तरस जो होता है वो भरा रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पित्ताशय जो है वो एक तरीके से आप पित्ताशय को समझ सकते हैं, एक तरीके से स्टोर करने वाला एक एक ड्रम होता है। तो एक ड्रम की सहायता, ड्रम आप मानकर चल सकते हैं कि एक तरीके से ड्रम होता है जहां पर पित्तरस जो होता है वो इकट्ठा रहता है। तो ये चीज़ आपको, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पसंद आ रही हो क्लास तो इससे अधिक बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। अगले बेहद दमदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन की बात किया जाए, यहाँ पर मैंने, जैसा कि बेटा जैव पराक्रम जो होता है उसके अंतर्गत आपको कुल 4 पार्ट पढ़ने होते हैं। पहला जो है पोषण, और दूसरा जो है श्वसन, और तीसरा वहन, और चौथा जो है उत्सर्जन। तो पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, इन चारों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसी वीडियो में मैंने ले लिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और 20 क्वेश्चनों में हर एक पोषण पोषण से होंगे क्वेश्चन, श्वसन से होंगे, वहन से होंगे, उत्सर्जन से होंगे, मतलब चारों तरह के क्वेश्चन जो होंगे इसमें आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन की प्रकार की बात करें तो बेटा श्वसन जो होती है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसे 2 प्रकार के होते हैं वो समझो। श्वसन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्वसन जो है वो वायवीय श्वसन होता है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कि वायवीय श्वसन, पहला श्वसन वायवीय श्वसन, और दूसरा जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है।
तो जैसा कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अवायवीय श्वसन, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये भी चीज़ मैं समझाऊँगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होते क्या हैं? हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कॉन्सेप्ट से हर साल सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि श्वसन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो है वायवीय श्वसन, दूसरा जो है अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है? वायवीय श्वसन को आप लोग समझो। वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है इसमें शामिल होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है। मतलब कि एक ऐसी श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि श्वसन जो होते हैं वो एक बार रिवाइज करते हैं इसे, कि श्वसन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है वायवीय श्वसन को करने के लिए। अच्छा, अगर बात करें बेटा कि वायवीय श्वसन करता कौन है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊँगा कि जो वायवीय श्वसन होता है बेटा वो करता कौन है? तो वायवीय श्वसन जो है वो मनुष्य करता है। जैसे आप सभी और हम सभी जो हैं वो कौन सा श्वसन करते हैं? तो मनुष्य जो है वो वायवीय श्वसन करता है। तो एक मानव वायवीय श्वसन करता है, और अवायवीय श्वसन के आपको एग्जाम्पल ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आज तक ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया, और ये चांसेस भी नहीं बनते कि अवायवीय श्वसन के प्रकार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। इस क्वेश्चन के बारे में यदि मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पर। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो यंत्र जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो अगर यंत्र की बात करें तो यंत्र जो है वो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। लेकिन अब बात करें कि स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो आखिर होता कैसे है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम ले लिया है। इस तरीके से स्फिग्नोमैनोमीटर में ब्लड से ब्लड की जांच की जाती है, और यहाँ पर रक्त की प्रेशर की माप किया जाता है। तो ये होता है रक्तचाप। यहाँ पर आपको स्फिग्नोमैनोमीटर का चित्र दिया गया है, जहाँ से आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि आपको बायोलॉजी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं अपने आप से गारंटी ले सकता हूँ, आपको बायोलॉजी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि स्फिग्नोमैनोमीटर कैसा होता है यहाँ पर चित्र में मैंने आपको दिखा दिया, और इस स्फिग्नोमैनोमीटर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो आइए अगला क्वेश्चन बेहद दमदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बेटा बात करें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टायलिन। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर लगवाने नहीं आया, टिक लगवाने नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ। कॉन्सेप्ट प्योर कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो कॉन्सेप्ट से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मानव शरीर में एंजाइम जो पाए जाते हैं वो ट्रिक्स, यहाँ पर ट्रिक से समझो। यहाँ पर जो पहला जो है लार में मतलब कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और माल्टोज नामक एंजाइम पाया जाता है। अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेशली अलग से पूछ लिया जाता है कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो अग्नाशय होता है उसमें ट्रिप्सिन और एमाइलेज नामक एंजाइम
पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था ये अग्नाशय वाला। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस फ्लो चार्ट लगा लिया ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ सके। अगर टाइलिन के टाइलिन ना होता यहाँ पर और माल्टोज होता तो ये भी राइट आंसर हो सकता था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही आ रही होगी और आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आइए जैसा कि बात करते हैं कि जठर जठर स्टोमच में भोजन के पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। जठर रस जो होता है वो स्टोमच स्टोमच कहने का मतलब हुआ कि जो अमाशय होता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अमाशय, मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर अमाशय जो होता है बेटा कुछ जे के आकार का होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अमाशय बना लिया, तो इस अमाशय में होता ये है कि ये जो अमाशय होता है इसमें एक अम्ल पाया जाता है और वो अम्ल का नाम बताना है। बस यही तो है क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और वहीं पर बच्चे अटक जाते हैं। तो समझो यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जठर जो होता है वो स्टोमच में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित करता है। तो वो अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बेटा आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही HCl अम्ल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहा जाता है, और ये HCl जो है वो हमारे पेट में पाया जाता है, यानी कि स्टोमच, यानी कि इसे कहा जाता है कि स्टोमच यानी कि अम्ल अम्ल जो है वो HCl पाया जाता है और ये पेट में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई वर्षों से रिलेटेड है क्वेश्चन, पिछले कई वर्षों से पूछा गया है ये क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को बेटा अगर आपने कॉन्सेप्ट से सीख लिया तो वो क्वेश्चन आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और वही क्वेश्चन और वही चीज़ मैं आज आपको इस क्लास में दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर समझो क्वेश्चन दिया गया है, हरे रंग के पत्तों में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। यानी कि हरे रंग के पत्ते, यहाँ पर हरे रंग के पत्ते यहाँ पर दिए गए हैं, ये पत्ते दिए गए हैं, इसमें कौन सा वर्णक, वर्णक का मतलब होता है कौन सा एक ऐसा पदार्थ जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ पर इस पत्तियों में एक ऐसा वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक को पर्णहरिम कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पर्णहरिम जो है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है पर्णहरिम। पर्णहरिम यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन में पर्णहरिम दिया ही नहीं, ऑप्शन में क्लोरोफिल दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पर्णहरिम जो होता है उस पर्णहरिम को ही कहा जाता है, पर्णहरिम को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो पर्णहरिम होता है उसका दूसरा नाम क्लोरोफिल है। यदि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पर्णहरिम दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि पर्णहरिम का दूसरा नाम जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पिछले कई वर्षों से रिपीटेड है क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। पत्तियों में भोजन जो बनता है उस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से रिलेटेड ऐसा कॉन्सेप्ट मैं अब आपको देने वाला हूँ जिस कॉन्सेप्ट को कोई आपको नहीं सिखाएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है बेटा उसे ही कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यदि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है, तो पत्तियों में भोजन बनने की क्रिया जो होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्रिया होती क्या है कि जैसे यहाँ पर ये एक पौधा है, पौधा दिया गया है यहाँ पर, इस पौधे में
क्या होगा कि सूर्य से लाइट एनर्जी मिलेगी, यानी सूर्य ऊर्जा मिलेगी, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और यहाँ पर ये जो वाटर है नीचे जल से नीचे से जल लेगा, और इस जल से यहाँ इस जल से क्या करेगा कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा और शुगर यानी कि ग्लूकोज भी बनाएगा, और इसे ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की सबसे मजे की बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक दूसरा नाम होता है जिसे कहा जाता है कार्बन स्वांगीकरण। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कार्बन स्वांगीकरण जो है वो एक प्रकाश संश्लेषण का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करण कार्बन स्वांगीकरण जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का दूसरा नाम है। तो अब बच्चों, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये आप सभी लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि हमने आज की इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस कर लिया जैव पराक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, अब अगली आने वाली क्लासेस के अंतर्गत हम देखेंगे अगले चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसी लगी आप लोग ये वीडियो कमेंट करके नीचे बताइएगा, और बाकी आपकी क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन इस चैनल पर धुआंधार तरीके से होगी, और आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को सभी की पीडीएफ भी जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रेडी हो जाइए। और तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत। बस एक बार विश्वास कर लीजिए बच्चों।